हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से आपका एक बार स्वागत है। अब तक हमने लास्ट डिस्कशन की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें उसके पहले हम अब तक जो पढ़े हैं उसके बेस पे हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे और आपके एक्सरसाइज के कुछ हम सम्स की बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका इंटेक्स क्वेश्चन फर्स्ट। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम मैग्नीशियम +2 ऑब्लिक मैग्नीशियम, यानी कि हम मैग्नीशियम मेटल का या मैग्नीशियम एलिमेंट का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपने अब तक के लेक्चर्स को गौर से पढ़ा हो और आपने समझा हो तो हमने एक टॉपिक की डिस्कशन की थी मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें हमने कहा था दैट वी कैन कैलकुलेट electrode potentials of different elements with respect to standard hydrogen electrode. What we have to do? We have to make first of all the half cell of given element, combine or connect this half cell with standard hydrogen electrode. By the connection of these two half cells, your electrochemical cell will be complete. The moment you complete the circuit, the voltmeter showing one reading. The reading, that is the reading of your electrochemical cell. That means the reading indicates the cell potential or difference of potential of different electrodes and cathode. As you know, your one system is your hydrogen electrode, which having value 0. By putting the value in that equation of E cell, you will find the value of magnesium. अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपका मैग्नीशियम एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा। तो जिस तरह से हमने जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को कंबाइन किया था, कनेक्ट किया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो एक बना था आपका एनोड, एक बना था आपका कैथोड। वो पता कैसे चला था? तो मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टामीटर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टामीटर कनेक्ट टूवर्ड्स द एप्रोप्रिएट साइड। इफ रीडिंग इंडिकेट सम वैल्यू, दैट मीन्स योर कंस्ट्रक्शन इज प्रॉपर। तो जैसे आप वोल्टामीटर के दो टर्मिनल लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, आप उसको कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो जाएगा मैग्नीशियम की ओर, मतलब कि आपका मैग्नीशियम बनेगा मैग्नीशियम +2 प्लस मैग्नीशियम, ये आपका हुआ नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे फिर आप लोगे सॉल्ट ब्रिज और उसका आप कंबाइन करोगे विथ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो मैग्नीशियम ये होगा सॉलिड। अब आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल आएगा वहाँ पे आप लिखोगे 2H+, कुछ उसकी होगी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे लिखो एक्वस, यहाँ पे लिखो एक्वस, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा H2 गैस ऑब्लिक प्लेटिनियम। बस देखो, ये आपका हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि ये आपका बना कैथोड, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, मतलब कि ये बनेगा एनोड, और आप देख सकते हो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। बस अब आपको करना क्या है, आपको ई सेल की वैल्यू कुछ मिलेगी, उसको हम लेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। मतलब कि अगर आप इसको बनाओ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला तो ये आपको देखने को मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई सेल। अब आपका एनोड है वो तो कौन है? मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैग्नीशियम +2 ऑब्लिक मैग्नीशियम इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई सेल। तो आपका जो वोल्टामीटर है वो जो रीडिंग शो करेगा वो वैल्यू किसकी होगी? आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर? यस या नो? चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन अ जिंक पॉट, यानी कि आपने एक बीकर लिया है, ये जो बीकर है ये मेड अप ऑफ जिंक है, और इसके अंदर क्या मैं कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के सॉल्यूशन को फिलअप कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमें एक लिखनी पड़ेगी केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो आप लिख पाओगे कॉपर सल्फेट प्लस आप लिखोगे जिंक। देखो, अगर ये रिएक्शन अगर प्रोसीड होती है तो आप इसमें
कॉपर सल्फेट को नहीं भर सकते। मतलब इसका मतलब क्या, अगर रिएक्शन हुई मतलब कि ये दोनों केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप इसमें ये सॉल्यूशन नहीं फिलअप कर सकते हो। अगर रिएक्शन नहीं होती है मतलब कि आपने इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को फिलअप किया, दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी मतलब कि आप इसको फिलअप कर सकते हो। देखो क्या ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो सकती है। अगर आप रिएक्शन देखो तो आप लिख सकते हो कि रिएक्शन आगे जाएगी और कॉपर और जिंक सल्फेट बनेगा। देखो ये कैसे बना, तो देखो अगर हम बात करें इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की तो यहाँ पे कॉपर का आएगा +2, एलिमेंट का तो 0 आता है तो इसका आएगा 0, यहाँ पे इसका आएगा 0 और यहाँ पे जिंक का आएगा +2। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपर का +2 में से 0 मतलब कि कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, जिंक का 0 में से +2 मतलब कि जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और गाइस याद करो वो कल का लेक्चर मैंने आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कही थी, मुगल अलाउद्दीन मियाँ जी ने, कुछ याद आया? उसमें हमने देखा था जिंक और उसके बाद आता है कॉपर, यानी कि ये आपका पहले आता है तो ये बनेगा आपका एनोड, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, और ये आएगा आपका कैथोड यानी कि इसका होगा रिडक्शन। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, पहले आप रिएक्शन लिख सकते हो, उसके बाद कह सकते हो फ्रॉम द रिएक्शन वी कैन से दैट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक मेटल इज हायर देन द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर, हेंस वी कैन नॉट स्टोर CuSO4 इन अ जिंक प्लॉट। दिस इज योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको इंटेक्स क्वेश्चन थर्ड कहा गया है यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आपको टेबल नंबर दिया हुआ है पेज नंबर 71 पे, उसमें आपको कहा गया है यूजिंग दैट टेबल आपको 3 सब्सटेंस के नाम बताना है। सजेस्ट 3 सब्सटेंस यानी कि 3 सब्सटेंस के नाम बताइए दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन, दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन। गाइस देयर आर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ऑफ Fe+2 Fe+3। मैंने आपको कहा था कि उसके लिए हम जो नेमिंग करते हैं, अगर आपका सफिक्स OUS है, अस है, इसका मतलब कि दिस इज इंडिकेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर आपके सफिक्स में ईक आता है दैट इज इंडिकेट योर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अस लिखा हुआ है और Fe के पास 2 अवेलेबल है, +2 +3, दोनों में से लोअर कौन सी है, +2 है। तो सबसे पहले हमें इसका लिखना पड़ेगा इक्वेशन। तो इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा कि Fe+2 ऑक्सीडेशन का मतलब क्या गाइस कि हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। अब क्योंकि इसकी पॉसिबल 2 ही है, +2 और +3, तो यहाँ पे क्या आएगा, +3 आएगा, तो आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हो। क्लियर? लेकिन गाइस आपने जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे उसमें तो आपको दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब कि आपको मिलेगा रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो अगर आप आपका टेबल देखोगे तो आपके टेबल में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Fe+2 और उसके लिए आपके पास वैल्यू होगी उसकी +0.77 वोल्ट। क्लियर? देखो गाइस अगर आपने इस रिएक्शन को यहाँ पे उल्टा किया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -0.77। क्यों? याद करो अगर ये हुआ रिडक्शन पोटेंशियल तो ये होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आपको पता है दैट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। चलो गाइस अब रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो अब सीरीज देखो, सीरीज में जो भी स्पीसीज है उसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, दोस कैन ऑक्सीडाइज Fe+2 into Fe+3। याद करो हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर चांसेस ऑफ गेटिंग बीइंग रिड्यूस्ड। इसका मतलब कि इससे ज्यादा जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। अगर उसका होगा रिडक्शन तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर आप सीरीज में देखो तो इससे ज्यादा आपको वैल्यू दिखाई देगी मर्क्यूरी की, आपको वैल्यू दिखाई देगी सिल्वर की, आपको वैल्यू दिखाई देगी प्लेटिनियम की,
आपको वैल्यू दिखाई देगी ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की। तो गाइस दिस आर द सब्सटेंस विच कैन ऑक्सीडाइज Fe+2 into Fe+3। आपको 3 बोला गया है, यू कैन राइट एनी 3। चलो क्लियर, ओके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका? एक्सरसाइज क्वेश्चन। चलो उसमें आपको 5 मेटल्स दिए गए हैं और आपको कहा गया है अरेंज इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर। आपको इनको ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे वो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सके। गाइस इस ऑर्डर को कैसे लिखना है? तो आपको सबसे रिएक्टिव, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसको आपको पहले लिखना है और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसको आपको बाद में लिखना है। अब ये पता कैसे चलेगा? देखो मैंने इसीलिए आपको कल का टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने कहा था शॉर्ट ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो गाइस इसमें आपके पास किसी का भी इलेक्ट्रोपोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप वो सीरीज याद करो, लेकर बांसुरी कान, मुगल अलाउद्दीन मियाँ जी ने फैक्रो सीडी को नहीं सुना पर हम बजाए छप्पा। चलो सीरीज को याद करें तो देखो लेकर बांसुरी कान कोई नहीं आया, मुगल मैग्नीशियम, अलाउद्दीन मियाँ जी ने फैक्रो सीडी को नहीं सुना पर हम बजाए छप्पा। चलो याद करो, हमने उसको एक ऑर्डर में लिख लिया है। अब आप बता सकते हो कि सबसे पहले आता है मैग्नीशियम, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी इन कंपेयर विथ एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, कॉपर। मतलब कि सबसे पहले आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आ सकता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आ सकता है जिंक, उसके बाद आ सकता है Fe, उसके बाद आ सकता है कॉपर। इसका मतलब आप समझिए, अब देखिए Fe कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, जिंक Fe और कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम जिंक Fe और कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, और मैग्नीशियम सभी को रिप्लेस कर सकता है। क्लियर? कॉपर इसमें से किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। मतलब अगर हम इनको लाइन ऑफ एरो लिखे तो ये एक को रिप्लेस कर सकता है, ये 2 को रिप्लेस कर सकता है, ये 3 को और ये 4। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे कैन डिस्प्लेस ईच अदर। देखो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जो शॉर्ट ट्रिक दी थी, इसीलिए मैंने आपको दी थी, आपको पता चले कि कौन सी मेटल किस चीज को डिस्प्लेस कर सकती है। ओके चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। किसको अरेंज करना है? तो आपको 5 इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, आपको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अब देखो उसके लिए आपको एक पता होना चाहिए, दैट रिड्यूसिंग पावर is inversely proportional to reduction potential। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या आता है फ्रेंड्स, कि उसका ऑक्सीडेशन होगा। याद करो हमने क्या बोला था, मैं सब कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हायर द चांसेस ऑफ रिडक्शन। इसका मतलब कि जिसकी वैल्यू एक कम होगी उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, मतलब कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और गाइस ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो। चलो क्लियर? तो सबसे पहले गाइस इसको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। आप कहोगे सबसे हैवी वैल्यू इसकी है तो ये पहले आएगा,
उसके बाद ये आएगा दूसरे स्थान पे, उसके बाद ये आएगा तीसरे स्थान पे, इसके बाद ये आएगा चौथे स्थान पे और ये आएगा पांचवें स्थान पे। मतलब कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, मतलब कि सिल्वर का रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। क्यों? इसका पावर ज़्यादा है तो ये क्या आएगा, कम आएगा। मतलब कि सबसे पहले कौन आएगा, सिल्वर। चलो एक खत्म। सिल्वर के बाद सेकंड पे आता है मर्क्यूरी, तो यहाँ पे सेकंड पे भी कौन आएगा, मर्क्यूरी। चलो ये भी गया। उसके बाद थर्ड पे कौन आएगा, क्रोमियम, तो ये आएगा क्रोमियम। उसके बाद मैग्नीशियम और लास्ट में कौन आएगा गाइस, पोटेशियम। लास्ट में कौन आएगा, पोटेशियम। अब देखो, अगर इसको हम पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में याद रखें तो आपको पता है कि अल्कली मेटल की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, हाईली एक्टिव। उसके बाद आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम डी ब्लॉक। और उसमें भी देखो, अगर आप इनकी बात करो मर्क्यूरी और सिल्वर की, तो मर्क्यूरी और सिल्वर तो डी ब्लॉक में भी लास्ट में आपको दिखाई देंगे। मतलब कि जो डी ब्लॉक के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें इनका स्थान लास्ट के में आता है, मतलब कि ग्रुप नंबर 9 और 10 में आता है। मतलब कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको पता है कि जो मेटल की मेटालिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है और उनकी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट को भी याद रखोगे तो उसके बेस पे आप कह सकते हो कि देखो, पोटेशियम लेफ्ट मोस्ट में आता है और सिल्वर आता है राइट मोस्ट में, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीज, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कि वो इजीली ऑक्सीडेशन हो पाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर क्या होगा उसका, बढ़ेगा। तो देखो, आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम क्लास 11 उसको भी आप को रिलेट कर सकते हो आपके इस चैप्टर नंबर 3 के साथ, क्लियर। इसीलिए मैंने कहा है कि जितना आपका 11 का डेप्थ क्लियर होगा उतने ही आप इजीली 12th के कंसेप्ट सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।